रीडिंग बूस्टर देख लेते हैं पहले, है ना, बाकी सब बाद में। तो एक बार ये पूरा पैसेज है, एक बार इसको देखेंगे और अगर पॉज करके रीड कर सकते हैं तो रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। इस स्लाइड को भी देख लेंगे, जैसा मैं देख पा रहा हूं बजट को लेके पैसेज है तो देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो, द यूनियन बजट फॉर 2026-27 हैज बीन अनवेल्ड, इसको अनवेल किया गया है, मतलब इससे पर्दा हटाया गया एक तरीके से, इसको पब्लिक किया गया है विथ क्लेम्स, क्लेम्स हैं स्टेबिलिटी के और रिलीफ के, यानी कि यहां पे कहा गया है कि यूनियन बजट में क्लेम्स हैं, फिर आगे हम क्या बताएंगे, अब बट लगा के कहेंगे लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, यानी कि हकीकत में हम क्या कहने वाले हैं, कोई भी चीज नेगेटिव। तो विथ क्लेम्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिलीफ, बट अ क्लोजर लुक, अगर हम थोड़ा सा पास से नजदीक से देखें तो ये क्लोजर लुक रिवील करता है एक कॉशियस डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कॉशन के साथ, सावधानी के साथ बनाया गया है, दैट ऑफर्स, जो कि ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, डैश सब्सटेंशियल चेंज। अगर मैं यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड लिख दूं तो सब्सटेंशियल चेंज तो पॉजिटिव चीज है, सब्सटेंशियल का मतलब है ठीक ठाक बदलाव, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि देखो इसमें क्लेम तो है स्टेबिलिटी के, रिलीफ के, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसका मतलब है कि हमें यहां पे कोई ऐसा शब्द चाहिए जो इस सब्सटेंशियल क्लेम चेंज को क्या कर दे, नेगेटिव बना दे। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है सम, ये तो पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है तो अ लिटिल नहीं आएगा। लेस तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री होता है तो यहां पे तो कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं है, कंपैरिजन का सेंस नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। द लिटिल जब डेफिनेट सेंस होता है, ऑल का सेंस आता है तब आता है, आप कहोगे नहीं है, लिटिल आ जाएगा, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। सो लिटिल सब्सटेंशियल चेंज, और किस चीज के लिए, फॉर द एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए। फेलिंग, जिसमें ये फेल हो जाता है क्या चीज करने में, टू एड्रेस क्या, जिससे कि ये फेल हो जाता है एड्रेस करने में क्या, कोर फाइनेंशियल प्रेशर्स, जो कोर फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं उनको एड्रेस करने में ये क्या हो जाता है, पूरे तरीके से फेल हो जाता है। वाइल आपका क्या है, कंजंक्शन है। द गवर्नमेंट हाइलाइट्स, एक तरफ जहां पर गवर्नमेंट हाईलाइट करती है स्टेबल इनकम टैक्स स्लैब्स, स्टेबल इनकम टैक्स स्लैब्स को हाईलाइट करती है, सरकार कहती है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, स्टेबल हैं। एंड सिंप्लीफाइड फाइलिंग, और सिंप्लीफाइड फाइलिंग को भी ये हाईलाइट करते हैं। दिस इज मेयरली, ये लेकिन है क्या, मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव टिंकरिंग, ये कुछ नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टिंकरिंग है। टिंकरिंग मतलब छोटे मोटा चेंज है कोई, ये यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा चेंज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया हो या कुछ बना दिया गया हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहां पे बेसिकली आगे देखेंगे, देयर आर नो एक्चुअल टैक्स कट्स, एक्चुअली में टैक्स में कोई भी कट नहीं किया गया है, और एडजस्टमेंट्स, ना ही एडजस्टमेंट करी गई है टू इनकम ब्रैकेट्स, जो इनकम ब्रैकेट्स हैं, इनकम टैक्स के ब्रैकेट बने होते हैं ना, कि भैया अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है सालाना तो आपको इतने % टैक्स है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर 5 से 10 के बीच है तो इतने % टैक्स है, अगर 10 से 20 है तो इतने % है। तो जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं टू अकाउंट फॉर, जिससे बेसिकली टू अकाउंट फॉर परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। और ये जो टैक्स में कट या एडजस्टमेंट किस चीज के लिए नहीं है, जिससे कि बेसिकली जो परसिस्टेंट महंगाई है। अब देखो एक बात बताओ, इनकम टैक्स क्यों कम होना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति की सैलरी कुछ सर्टेन सैलरी है, उस पर टैक्स बहुत लग रहा है। आप एक बात बताओ, जैसे ये टैक्स स्लैब्स में क्यों बदलाव होना चाहिए, एक बात समझने का प्रयास करना। सन 2000 में जो आदमी सालाना 10 लाख रुपए कमाता था वो इतना तगड़ा अमीर आदमी माना जाता था, बहुत। क्यों, 10 लाख में तो तब तो पता नहीं क्या क्या कर देता। उस टाइम पे 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये बीघे जमीन मिल जाया करती थी, 20 बीघे जमीन खरीदता 10 लाख में। लेकिन आज की डेट में अगर कोई 10 लाख रुपए कमाएगा महीने के तो उसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो यह है कि वो 1 बीघा खेत भी नहीं खरीद पाएगा। यानी कि उस टाइम का 10 लाख और आज का 10 लाख दोनों में फर्क है कि नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए कोई उस टाइम पे 10 लाख कमा रहा था तो उस पर क्योंकि वो खूब पैसे वाला है तो सरकार ठीक ठाक टैक्स लेगी। और अब अगर कोई 10 लाख कमाएगा तो उससे उसका घर का खर्चा चल जाए, वो भी एक बड़ी बात है। 10 लाख मैंने एग्जांपल के लिए लिया है बस। तो अगर पहले वाले पे और अब के वाले पे बराबर टैक्स लगाया तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों, पहले जो था वो बहुत अमीर वाला था और अब जो है वो क्या है, गरीब वाला है। 10 लाख मान लो या 5 लाख मान लो, जो भी आप मानना चाहते हैं। इसीलिए
जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं ये सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे। पहले अगर 1 लाख पे टैक्स लगता था तो अब 10 लाख पे नहीं लग रहा है, ठीक है। इसीलिए आगे देखेंगे लिविंग, जिससे कि लिविंग डिस्पोजेबल इनकम स्टैग्नेंट, जिससे कि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो स्टैग्नेंट रह जाती है। अभी भी स्टैग्नेंट का मतलब है स्थिर, वहीं की वहीं जमी की जमी। द मच टाउटेड, टाउटेड का मतलब है जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करी जाए, जिसकी बहुत ज्यादा डींगे मारी जाए, ठीक है। द मच टाउटेड रिडक्शन, जिस रिडक्शन की बहुत बात करी गई है इन TCS, टैक्स कलेक्टेड सोर्स, इसको बेसिकली या टैक्स वो सोर्स जहां पे टैक्स कलेक्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन ओवरसीज एजुकेशन, तो ये बेसिकली मच टाउटेड का मतलब है कि ओवरसीज एजुकेशन पे जो टैक्स था पहले बेसिकली जो कि 5% था उसको 2% कर दिया गया है। इज अ मॉडेस्ट सेविंग, और ये तो एक मॉडेस्ट सेविंग है। कहा गया है कि जो बच्चे जैसे पहले बाहर लोग पढ़ते थे उनकी एजुकेशन का भी तो टैक्स था, तो जो ओवरसीज एजुकेशन थी उसको 5% से घटा के कितना कर दिया 2, और इसके बहुत ज्यादा वो बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ओवरसीज एजुकेशन में जो टैक्स है उसमें कोई बदलाव हुआ? आपके जीवन में उससे कोई बदलाव आएगा? 1%, 1 पैसा बचेगा आपको? नहीं। आपके जितने रिश्तेदार हैं उनके जीवन में बदलाव आया? नहीं। आपके गांव में किसी के जीवन में बदलाव आया? या आप जिनको आसपास जानते हैं उनके जीवन में बदलाव आया? नहीं। यानी कि ये जो रिडक्शन है ना, जिसको खूब इसकी बात करी गई है कि 5 से 2 कर दिया है, ये एक सिर्फ मोडेस्ट सेविंग है, बट डज नथिंग, लेकिन ये कुछ नहीं करता है टू टैकल द डैश अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ फॉरेन डिग्रीज दैट स्ट्रेन फैमिली फाइनेंसेस। सो फॉरेन डिग्री लेने में कैसी कॉस्ट लगती है? कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है जहां पर कॉम्पिटिशन हो। आप कहोगे सर कोई सेंस नहीं है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट का। भाई अंडरलाइंग कॉस्ट कैसी है? फॉरेन डिग्री के लिए कॉस्ट कितनी लगती है? आप कहोगे बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा जो होती है। डिस्प्रपोर्शियोनेट पॉसिबल है। डिस्प्रपोर्शियोनेट का मतलब है जितनी होनी चाहिए उससे या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है लिमिट से ज्यादा, ये भी पॉसिबल है। एक्सुबेरेंट का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब देखो डिस्प्रपोर्शियोनेट और एक्सॉर्बिटेंट बोथ आर पॉसिबल, लेकिन इसमें क्योंकि हम सिर्फ ज्यादा का सेंस चाहते हैं तो ज्यादा के लिए जो स्पेशल वर्ड है वो है एक्सॉर्बिटेंट। सो एक्सॉर्बिटेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शियोनेट को हम छोड़ देंगे। सो एक्सॉर्बिटेंट अंडरलाइंग कॉस्ट्स, और किस चीज की कॉस्ट है? फॉरेन डिग्रीज की, दैट स्ट्रेन फैमिली फाइनेंसेस, जो कि फैमिली फाइनेंसेस को सत्यानाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर थोड़ा बहुत टैक्स कम भी कर दिया तो इससे कोई जो बाहर की डिग्री है ना विदेश की, वो सस्ती नहीं हो गई। आप में से कितने लोगों ने कभी इमेजिन भी करा है कि आप विदेश में जाके डिग्री लें? कोई सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि गरीब की इतनी औकात कहां के सोच पाए, है ना, क्योंकि बाहर की डिग्री बहुत महंगी है। इसीलिए आगे देखेंगे ऑन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब भाई जब बजट आया है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको भी तो कंट्रोल करना है। द बजट लीन्स हैवीली ऑन कॉन्टिन्यूटी रेदर देन एक्शन। तो ये जो बजट है इसने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये हैवीली आज भी डिपेंडेंट है कॉन्टिन्यूटी पे, यानी कि जो पहले चल रहा था, जैसे चल रहा था बढ़िया है जी, उस पर चल रही है, ठीक है। द डिसीजन टू नॉट रेज, जो डिसीजन लिया गया है जिसमें बेसिकली रेज नहीं कराए फ्यूल ड्यूटीज, इज अ रिलीफ, कि भैया चलो कम से कम जो तेल है उस पर जो टैक्स है, ड्यूटीज का मतलब टैक्स होता है यहाँ पे, कस्टम ड्यूटी यानी कि कस्टम्स का जो टैक्स होता है ना वो वाला, ठीक है। सो कस्टम ड्यूटीज, सो द डिसीजन टू नॉट रेज। अब वैसे देखो जब हमारे एग्जाम में ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो जनरली टू और V1 के बीच में नॉट नहीं लिखते, कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। सो द डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, आगे इंफिनिटिव लगा रखा है, नॉट टू रेज लिखना चाहिए कायदे से, नॉट टू रेज फ्यूल ड्यूटीज इज अ रिलीफ। ये पूरा डिसीजन जो है ये एक रिलीफ है, राहत है, बट इट इज नॉट अ रिडक्शन। लेकिन ये कोई रिडक्शन नहीं है, ये तो कंटिन्यूटी है। बढ़ाया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ही किया है, बढ़ाया नहीं है इसका मतलब है ये भी तो कर सकते थे कि थोड़ा कम कर लेते, ठीक है। आगे देखेंगे हाई प्राइसेस एट द पंप कंटिन्यू टू पिंच। आज भी जो पेट्रोल पंप पे जो हाई प्राइसेस रहते हैं वो आज भी पिंच करते हैं, यानी कि पेट्रोल वगैरह का रेट कम नहीं किया है, हालांकि बढ़ाया नहीं है अभी उसको इस बजट में। देखो आगे सिमिलरली, और इसी सिमिलर तरीके से हम कह सकते हैं वाइल सब्सिडीज फॉर एसेंशियल्स रिमेन, जो एसेंशियल चीजों के लिए सब्सिडीज मिलती हैं सरकार की तरफ से, जैसे LPG पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है, अनाज पे काफी सारी सब्सिडी मिलती है, अलग अलग केरोसिन वगैरह का जो तेल मिलता है उस पर सब्सिडी मिलती है। तो ये कहा है कि सिमिलरली जो सब्सिडीज मिलती हैं वो आज भी रहती हैं, दे आर लार्जली इनडायरेक्ट एंड डू नॉट शील्ड मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स।
वो आज भी काफी हद तक डायरेक्टली नहीं मिल पा रही हैं, वो आज भी क्या है, इनडायरेक्ट है। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली हाउस होते हैं, जो मिडिल क्लास हाउस होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, आज भी ये इनको सील्ड नहीं कर पाती हैं। किस चीज से सील्ड नहीं कर रही हैं? द स्टडी क्रीप ऑफ प्राइसेस, क्रीप यानी क्रीप करते हुए, बढ़ते हुए प्राइसेस इन एवरीडे ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज। अब देखो यहां से देखेंगे, दे सब्जेक्ट है आर लार्जली इनडायरेक्ट, तो आर वर्ब है, लार्ज इनडायरेक्ट एडजेक्टिव है और लार्जली आपका एडवर्ब है, एंड आपका कंजंक्शन है। डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, सील्ड आपकी मेन वर्ब है। किसको सील्ड नहीं करती है? सील्ड हुम, सील्ड समबडी फ्रॉम समथिंग, सील्ड समबडी फ्रॉम समथिंग। सील्ड का मतलब क्या होता है? किसी का बचाव करना। तो ये जो सब्सिडीज हैं ये सील्ड नहीं कर पाती हैं मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स को। किस चीज से सील्ड नहीं कर पा रही हैं? तो आप पाओगे सर फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है इसमें, फ्रॉम फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। सील्ड समबडी फ्रॉम समथिंग या सील्ड समबडी अगेंस्ट समथिंग, क्या अगेंस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रॉम ही आएगा। ठीक है, फ्रॉम किस चीज से? जो स्टडी क्रीप, क्रीप का मतलब बढ़ना, क्रीप कर करके जो बढ़ता है ना, स्टडी क्रीप ऑफ प्राइसेस। किस चीज में प्राइसेस किस चीज के बढ़ रहे हैं? इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एवरीडे ग्रोसरीज। एवरीडे का मतलब है यहाँ पे जो दैनिक होती है, जो रोजाना की चीज होती है, ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज, यूटिलिटीज यानी जो जरूरत का सामान होता है। द कट सब्जेक्ट है इन प्रेपोजिशन, द कट इन कस्टम्स ड्यूटी, ये जो कस्टम्स ड्यूटी हुई है इंपोर्टेड गुड्स पर, बेनिफिट्स ओनली अ स्मॉल सेगमेंट हु कैन अफोर्ड सच परचेजेस। भाई जो कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, जो इंपोर्टेड सामान है ना, जैसे अमेरिका से सामान आ रहा है या ब्रिटेन से सामान आ रहा है, उन पर बहुत सारा टैक्स लगता है। जैसे आईफोन यहाँ आके बहुत महंगा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है। आपने ऐसे डायलॉग सुने होंगे कि यार जितने में इंडिया से आईफोन खरीदे उतने में तो क्या है कि दुबई का टिकट कराओ, दुबई घूमो एक दिन और वहाँ से आईफोन खरीद के ले आओ, बराबर पड़ेगा। तो दुबई भी घूम लिया, आईफोन भी आ गया और पैसा भी उतना ही खर्च हुआ। ऐसा डायलॉग लोग मारते हैं, जोक है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स है वो ज़्यादा हाई है जो बाहर की चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे वही कहा गया कि जो कट किया गया है, किस चीज़ में कट किया गया है? कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाया है, मतलब घटाया है। किस चीज पे? जो इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है उसको, ड्यूटी यानी कि टैक्स। यहां पे ये बेनिफिट तो करता है, लेकिन सिर्फ किसको? ओनली अ स्मॉल सेगमेंट है, तो छोटा सा सेगमेंट है। कितने लोग हैं जो इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं? इंपोर्टेड चीजें तो वो खरीदते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो ये तो उनको फायदा होगा। हु कैन अफोर्ड सच परचेजेस, सिर्फ उनके लिए फायदा है जो इस तरीके की परचेज को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। द हेल्थ केयर सेक्टर, अब बात कर लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हुआ है। तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है, सीज इंक्रीज्ड फंडिंग, उसमें फंडिंग बढ़ी है, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में जितना जो बजट एलोकेट होता था उससे ज्यादा किया है। बट लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सेस, आज भी वो क्वेश्चन तो रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखो हेल्थ केयर सेक्टर में बेसिकली फंडिंग तो बढ़ी है, पैसा तो वहां पे ज्यादा लगेगा, लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब्जेक्ट है नई क्लॉज का अबाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सेस, वो आज भी रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? वर्ब। लेफ्ट तो बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आगे एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चंस, एग्जिस्ट तो पहले से करते हैं। ये बजट के बाद में उन क्वेश्चंस को खत्म हो जाने चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुए। और क्वेश्चंस के रहने के लिए लिव नहीं लगाते हैं, क्वेश्चंस रिमेन, क्वेश्चंस आज भी रहते हैं, क्वेश्चंस रिमेन। अनाउंसमेंट्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट्स एंड अपग्रेडेड ट्रॉमा सेंटर्स, अनाउंसमेंट्स करी गई हैं किस चीज की? न्यू इंस्टीट्यूट्स की एंड अपग्रेडेड ट्रॉमा सेंटर्स की। उन अनाउंसमेंट्स के लिए वर्ब आ जाएगी आर प्रॉमिसिंग, ये अनाउंसमेंट्स प्रॉमिसिंग है ऑन पेपर। तो अगर पेपर पे देखोगे, कागज पे देखोगे ना, यार बढ़िया लगता है कि यार ट्रॉमा सेंटर्स बढ़ जाएंगे और न्यू इंस्टीट्यूट्स बढ़ेंगे, येट फिर भी जो पास्ट एक्सपीरियंस है सोज वह यह दिखाता है सच प्रोजेक्ट्स, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं फेस लॉन्ग डिलेज, इनमें लंबे लंबे डिलेज होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि पैसेज ध्रुव राठी ने पढ़ा हो, मतलब लिखा हो, नहीं लग रहा आपको कि ऐसा पैसेज है ध्रुव राठी ने लिखा है, पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, आगे देखो। द डायरेक्ट ड्यूटी, डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, द डायरेक्ट ड्यूटी कट्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो कट्स अगर सब्जेक्ट है तो इसके लिए आर वर्ब आ जाएगी। तो जो डायरेक्ट टैक्स में कट करे गए हैं किस पे? स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब दवाइयां, यहाँ पे ड्रग्स वो मत समझ लेना कि जान बचाने वाला ड्रग कोकीन, वो वाला ड्रग नहीं है, वो जान लेने वाले ड्रग होते हैं। तो ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या है? दवाइयां।
तो जो डायरेक्ट ड्यूटी कट करे गए हैं किस पे, बेसिकली स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स पे। यानी कि कुछ आपने ऐसे इंजेक्शन सुने होंगे, आपने व्हाट्सएप वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे ये कुछ पोस्ट वायरल होती हैं कि फलाने फलाने का बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है, इसका एक इंजेक्शन इतने लाख रुपए का आता है, और अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा तो इसकी जान चली जाएगी, इसके लिए फंडिंग करनी है, तो लोग फंडिंग के लिए पैसे मांगते हैं। ऐसी पोस्ट आपने देखी है, ठीक है। ऐसी पोस्ट आपने देखी है, तो उन पोस्ट में आपको कई बार लगा नहीं कि यार एक इंजेक्शन इतने रुपए का। ऐसी कुछ रेयर दवाएं हैं जिन पे इतना ज्यादा टैक्स है, जिन पे इतना ज्यादा टैक्स है कि वो एक एक इंजेक्शन कई कई लाख रुपए का होता है, ठीक है, कई कई लाख रुपए का होता है। तो जो ऐसे इंजेक्शंस होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी कि ऐसी दवाएं जो किसी की जान बचाने के काम आती है लेकिन बहुत महंगी हैं। आर अ पॉजिटिव स्टेप। अब उन पे बेसिकली क्या करा है, डायरेक्ट ड्यूटी कट्स लगाए गए हैं, यानी कि उसको कम किया गया है जिससे कि वो दवाएं थोड़ी सी सस्ती हो पाए। तो उन दवाओं को थोड़ा सा सस्ता करने के लिए उनसे टैक्स हटाए, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है। मतलब जो अच्छा है उसको पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन फिर उसकी एस्थेसी भी मार रहे हैं। बट दे हेल्प ओनली दोज फेसिंग रेयर और क्रिटिकल इलनेस। लेकिन ये वाली चीज तो सिर्फ उन लोगों को मदद करेगी जो कि बेसिकली कोई रेयर या क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हो। सबको तो मदद नहीं करेगी। सबको मदद कौन करेगा भाई? खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफॉइड, अगर इनकी दवाएं और इनका इलाज सस्ता हो तो वो पूरे भारत को, पूरे एक एक गरीब को मदद करेगा, है ना। तो यही यहां पे कहा गया है। सो बट दे हेल्प, दे यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये हेल्प करते हैं सिर्फ उन लोगों की जो कि फेस करते हैं कोई रेयर या क्रिटिकल इलनेस। लिविंग रूटीन हेल्थ केयर, और बाई डूइंग दिस दे लीव। तो दे लीव को बेसिकली हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, लिविंग पार्टिसिपल है ये, है ना। लिविंग रूटीन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन डैश अनटच्ड फॉर द मेजॉरिटी। अब इसकी वजह से जो रूटीन हेल्थ केयर और मेडिसिन की क्या कॉस्टिंग नहीं होती है मेरे भाई, उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्टेड नहीं, कॉस्ट। तो जो रूटीन हेल्थ केयर और मेडिसिन की कॉस्ट है उसको कैसा छोड़ दिया, अनटच्ड छोड़ दिया है फॉर द मेजॉरिटी, ज्यादातर लोगों के लिए। मेजॉरिटी मतलब ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो तो यही दवाएं लेते हैं, जो रूटीन हेल्थ केयर है और जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट को कैसा छोड़ दिया है, अनटच्ड। कॉस्ट यानी कि लागत। आगे, द एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत डज नॉट इंक्लूड द मिडिल क्लास। जो एक्सपेंशन करा गया है आयुष्मान भारत का, ये आज भी इंक्लूड नहीं करता है मिडिल क्लास को। हु कंटिन्यू टू रिलाई ऑन एक्सपेंसिव प्राइवेट इंश्योरेंस, जो कि आज भी डिपेंडेंट है, रिलाई करते हैं किस पे, जो महंगे महंगे प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं या फिर जो सेविंग्स होती हैं ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज। तो अगर उनके यहां पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो बेसिकली वो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, रिलाई करते हैं किस पे, जो या तो किसी ने इंश्योरेंस ले रखा, आपने अक्सर करके देखा होगा वीडियो में लोग रिकमेंड भी करते हैं कि भाई इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। पता नहीं बीमारी किसी से कोई पूछ के थोड़ी आती है, ना बता के आती है। तो अगर इंश्योरेंस होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खर्चा भुगतेगी। मतलब बीमारी तो आदमी को ही झेलनी है, आपके हिस्से की बीमारी झेलने जीवन में कोई नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपके हिस्से का खर्चा झेलने हो सकता है आ जाए कोई कंपनी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे यही कहा गया है कि जो ऐसी एक स्कीम भारत सरकार ने भी चलाई हुई है, आयुष्मान भारत, जिसके अंदर जब कोई क्रिटिकल बीमारी होती है तो जो खर्चा, जो मतलब जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन आज भी उसमें मिडिल क्लास कवर नहीं होता, जो लोअर क्लास है वो कवर होता है। तो मिडिल क्लास तो आज भी किस पे रिलाई करता है, प्राइवेट इंश्योरेंस पे या फिर जो सेविंग्स होती हैं उन पे। आगे, अल्टीमेटली दिस इज अ बजट ऑफ मिनिमलिज्म। अल्टीमेटली अगर अंत में हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये जो बजट है एक बजट ऑफ मिनिमलिज्म है, यानी कि हर जगह पे सिर्फ मिनिमल काम किया गया है। मिनिमल काम मतलब ना के बराबर। इट अवॉइड्स मेजर मिस स्टेप्स। इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिसको लेके आप एकदम से क्रिटिसाइज कर दो कि ये तो सत्यानाश कर दिया सरकार ने, सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। यानी कि कोई भी मिस स्टेप तो नहीं है। बट ऑल्सो अवे फ्रॉम बोल्ड। लेकिन ये जो बोल्ड स्टेप्स होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव हों, जो बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव मीजर्स हों, उनसे बेसिकली ये क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है बजट। सो
अवे के साथ क्या आता है, साई अवे नहीं होता, रन्स अवे, ठीक है। रन अवे का मतलब होता है किसी से दूर भागना, रन्स अवे फ्रॉम बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव एंड मेजर्स, मतलब लेकिन ये जो बजट है बेसिकली रन अवे करता है, दूर हटता है बेसिकली किससे, जो बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स दैट वुड जेन्युइनली ईज, जो कि जेन्युइनली ईज करेंगे, किस चीज को ईज करेंगे मेरे भाई, ठीक है, किस चीज को ईज करेंगे। तो एक भाई कह रहा है कि सर बजट के बारे में, इसके इंश्योरेंस के बारे में बता दो। बेटा इंश्योरेंस के बारे में मैं क्या बताऊंगा अब आपको, ठीक है। थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में मैं क्या बताऊंगा, इंश्योरेंस अगर होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैं सही पर्सन इसलिए नहीं हूँ, मैंने तो खुद ही अभी तक नहीं करा रखा है। वैसे सुना मैंने सबसे यही है कि करा लेना चाहिए, लेकिन मैंने तो खुद नहीं करा रखा है। वैसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेट्स टेक इट वंस मोर, ठीक है, एक बार और देखते हैं, क्योंकि रन अवे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बजट जो है रन अवे नहीं कर रहा है, रन अवे का मतलब है किसी जगह से भाग जाना। तो और देख लेते हैं एक बार। तो यही कहा गया कि इट अवॉइड्स मेजर मिस स्टेप्स, ये मेजर मिस स्टेप्स को तो अवॉइड करता है, बट ऑल्सो, लेकिन और क्या करता है, डैश अवे, डैश अवे करता है किससे, फ्रॉम बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स। एक तो ब्लोज, ब्लो तो बहना होता है, ये नहीं होगा, फ्लाई उड़ना होता है, ये भी नहीं होगा, रन का सेंस भी नहीं दे रहा, लेकिन एक यहां पर वर्ड दे रखा है साई। मैंने पहले ये गलत साई समझ लिया, SHY जो होता है ना, साई, साई आपका एडजेक्टिव भी होता है शर्मिला, और साई आपका बेसिकली वर्ब भी होता है। साई का मतलब ही होता है बेसिकली किसी चीज से थोड़ा सा हटना, शर्माना, ठीक है, किसी चीज को अवॉइड करना। तो यहां पे यही तो कहा गया है कि ये मेजर मिस स्टेप्स को तो अवॉइड करता ही है, लेकिन ये एक चीज और अवॉइड करता है। तो वो क्या अवॉइड करता है, तो ये साई जो है ना, इसी की सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या बन जाती है, SHY को किसमें बदल देते हैं, IES में, ठीक है। तो ये वही वाला साई है। तो साइज अवे आपका मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो साइज अवे फ्रॉम बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स दैट वुड जेन्युइनली ईज द फाइनेंशियल बर्डन, जो कि जेन्युइनली ईज कर पाते फाइनेंशियल बर्डन को, ठीक है। किस पर बर्डन, ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ टाइम, एक ऐसा समय जिसमें जरूरत होती है, रिक्वायरिंग रोबस्ट सपोर्ट, जिसमें रोबस्ट सपोर्ट की जरूरत है। द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड ओनली इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स, ऐसे समय पर जहां पे बहुत तगड़े सपोर्ट की जरूरत है, सरकार ने सिर्फ ऑफर किया है थोड़े थोड़े छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स, मेकिंग इट अ कॉशियस, इसको एक कॉशियस इफ नॉट डिसअपॉइंटिंग ब्लूप्रिंट फॉर द ईयर अहेड। अगर आप इसको कम से कम डिसअपॉइंटिंग नहीं कह सकते हैं ना, तो कॉशियस तो कहना ही पड़ेगा। सो मेकिंग इट अ कॉशियस इफ नॉट डिसअपॉइंटिंग ब्लूप्रिंट फॉर द ईयर अहेड। तो आप पाओगे कि ये आपका पूरा पैसेज था। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द हेल्थ केयर प्रोविजंस द आर्टिकल्स क्रिटिसिज्म सजेस्ट दैट द अनाउंसमेंट मेजर्स आर टू फोकस्ड ऑन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज पर फोकस है ऐसा नहीं कह सकते हैं। may not translate into timely accessible benefits due to implementation challenges, ये पॉसिबल है क्योंकि जो ये ट्रॉमा सेंटर वगैरह बन रहे हैं ना, वो अनफेयरली प्रायोरिटाइज करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विल लीड टू सिग्निफिकेंटली हायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ऐसा भी नहीं है। आप पाओगे कि सर यही वाला है। अगर आपने शुरुआत में पैसेज देखा हो तो ध्यान देंगे, यहां पे ये लिख रखा था ना कि हेल्थ केयर का कहां पे था, यहां पे था, यहीं पे है कि जो नए नए अनाउंसमेंट हुई है न्यू इंस्टीट्यूट्स की और अपग्रेडेड ट्रॉमा सेंटर्स की, ये प्रॉमिसिंग तो हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस में ये दिखाते हैं कि इनमें लॉन्ग डिलेज होते हैं। तो यही बात यहां पे हम कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या रहेगा, मे नॉट ट्रांसलेट इनटू टाइमली एक्सेसिबल बेनिफिट्स ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इन द सेंटेंस व्हाइल द गवर्नमेंट हाईलाइट्स स्टेबल इनकम टैक्स स्लैब्स एंड सिंप्लीफाइड फाइलिंग, दिस इज merely एडमिनिस्ट्रेटिव टिंकरिंग। द वर्ड टिंकरिंग मोस्ट नियरली मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म नहीं, टिंकरिंग का मतलब है छोटा मोटा बदलाव। थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो का मतलब होता है पूरा, नहीं। केयरफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं, आप कहोगे माइनर सुपरफिशियल एडजस्टमेंट, थोड़ा मोटा जो चेंज होता है ना वो, ठीक है। एक सरस्वती जी पूछ रही है कि सर जी रीडिंग बूस्टर से क्या प्रॉफिट है और ये किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने। वो हमारे घर पे जब सत्यनारायण विष्णु भगवान की कथा होती है ना, तो उस कथा में ऐसे वो आते हैं, जब वो नारायण जी विष्णु भगवान से पूछते हैं, मतलब नारायण जी नहीं, वो एक लकड़हारा जो होता है, जब लकड़हारा जाके वो देखता है पूजा होते हुए, तो वहाँ जाके पूछता है कि हे प्रभु, आप ये
किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा के करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस पूजा की विधि जरा हमें बतलाइए। तो वैसे ही कह रही हैं कि इससे क्या प्रॉफिट होता है और एग्जाम में कौन से एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो मेरे को वही याद आ रहा है कि जैसे वो लकड़हारा जब जाके कहता है कि हे महाराज, आप ये किस देवता की पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि बतलाइए। तो वही आप पूछ रहे हो। अरे रीडिंग इंप्रूव होती है, रीडिंग इंप्रूव होगी तो ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव होगी, ओवरऑल इंग्लिश अगर इंप्रूव होगी तो कोई भी एग्जाम हो, CGL, CHSL, CPO, डजेंट मैटर कौन सा एग्जाम है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी फायदा होगा। उसमें मतलब कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज वाला पार्ट होता है, क्लोज टेस्ट वाला पार्ट आता है, उसमें भी फायदा होगा, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, PQRS में फायदा होगा, ओवरऑल इंग्लिश में फायदा होगा। ठीक है, आगे। द आर्टिकल्स प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ 2026-27 यूनियन बजट्स अप्रोच टू मिडिल क्लास फाइनेंसेस इज दैट इट ऑफर्स ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड लैक्स ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीफ मेजर्स। जो आर्टिकल का प्राइमरी क्रिटिसिज्म है 2026-27 यूनियन बजट का मिडिल क्लास फाइनेंस के लिए, वो क्या है कि ये ऑफर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट और कॉन्टिन्यूटी, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीफ मेजर्स को लैक करता है। ये सही बात है। ये इंट्रोड्यूस करता है कई सारे कॉम्प्लेक्स न्यू टैक्स स्कीम्स, कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है, कॉन्टिन्यूटी पे ज्यादा रिलाई कर रहा है। आगे, ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे एट द एक्सपेंस ऑफ इमीडिएट कंज्यूमर रिलीफ ना। एक्सेसिवली इंक्रीज कर देता है स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ऐसा भी नहीं कहा गया है। तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन जो है ना वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल टुवर्ड्स, ये क्या है, क्रिटिकल क्रिटिसाइज करा है बजट को पूरे तरीके से, ध्रुव राठी कह ही रहे थे हम तो। न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव है नहीं, अप्रूविंग सपोर्टिव है नहीं, एंग्री एंड डिसमिसिव भी नहीं कह सकते कि एकदम गुस्से में आके तोड़फोड़ कर दियो, नहीं। मुझे लगता है क्रिटिकल है और ये एनालिटिकल है। ठीक है, एनालाइज किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। 5वां क्वेश्चन है इन द सेंटेंस व्हाइल द गवर्नमेंट हाइलाइट्स स्टेबल इनकम टैक्स स्लैब्स एंड सिंप्लीफाइड फाइलिंग। ये वाइल का बेसिकली क्या रोल है, तो वाइल कंजंक्शन है यार, वाइल कंजंक्शन है, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हाइलाइट्स उसके लिए वर्ब है। इंडिकेट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन टाइम, इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दैट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द मेन क्लॉज, शोज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू, कॉज एंड इफेक्ट ये नहीं बताता है, एड एम्फेसिस टू द स्टेटमेंट दैट फॉलोज इट। देखो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया लाता है कि एक तरफ जहां पे सरकार हाईलाइट करती है कि स्टेबल इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टिंकरिंग है। तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द मेन क्लॉज, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ये ज्यादा जरूरी चीज है, ये वाली चीज कही गई है। यहां पर सीक्वेंस की कोई बात नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल आर्टिकल, अब देखो यहां पे तो लिखी रखा है कि आर्टिकल कैसा है, क्रिटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्चुअल मेजर प्रेजेंटेड इन 2026-27 बजट। रिडक्शन इन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो ये TCS जिसको बोल रहे थे, ऑन ओवरसीज एजुकेशन रेमिटेंसेस, ये लग रहा है सही है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनकम टैक्स एग्जम्पशन, बिल्कुल। द इंक्लूजन ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन द आयुष्मान, नहीं, अभी भी मिडिल क्लास शामिल नहीं है। मेजर कट इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू लोअर फ्यूल प्राइसेस, लोअर नहीं करने, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप पाओगे ए ऑप्शन जो है ना वही करेक्ट है। तो ये था आपका आज का रीडिंग बूस्टर। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।